नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन डोज। मैं नीरज सर आज आप लोग के लिए हिंदी के एक टॉपिक लेकर आए हैं, समास को। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। समास को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे कैटेगराइज करना होता है, समास को कैसे समास विग्रह करना होता है, इसको लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो आज उसी को हम क्लियर करेंगे और जानेंगे कि समास क्या है, कैसे है, कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास का परिभाषा, समास किसे कहते हैं। मेन बात तो ये है, तो इसको हम अगर इस तरह से समझें कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना, किसी शब्दों का शॉर्ट फॉर्म या कि उसका छोटा करना, संक्षिप्तीकरण में छोटे रूप में बोलना ही आपका समास कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को एक नया शब्द अगर वहाँ पे बनता है तो आप उसको समास कह सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा परिभाषा। अब जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मूलतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। तो चलिए उन 6 भेद को एक एक करके जानते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से। मैंने ट्रिक बनाया है एक ठो, अभी तक मेरा बंद दिल बहुत उदास था। ये छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से समास के 6 भेद को आसानीपूर्वक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है दोस्तों? अभी तक मेरा बंद दिल बहुत उदास था। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि कौन शब्द कौन से समास से रिलेटेड है। अभी से आपका क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। त से आपका क्या हो गया दोस्तों? तत्पुरुष समास। क से आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। मेरा यहाँ पर साइलेंस है। ठीक, बंद और द्वंद्व दोनों का उच्चारण एक तरह से सेम ही आ रहा है, तो आप बंद से द्वंद्व को समझ सकते हैं। ठीक है, दिल से आपका द्विगु समास हो गया। ठीक, और ये रहा आपका बहुत शब्द, जो कि बहुत शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे बहुव्रीहि समास। ये रहा 6 भेद को याद करने का एक बहुत ही सरलतम रूप में ट्रिक। ये ट्रिक से आप 6 भेद को याद कर सकते हैं। अब 6 भेद को याद रखने से आप समास को समझ नहीं गए हैं, समास को आप अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं अभी तक। सही से समास विग्रह किया जाएगा, इन सब के बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक समास को हम लेकर उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला आपका देख रहे हैं कि पहला आपका समास क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। अब जानेंगे कि अव्ययी भाव समास पहले क्या होता है। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है। अब आप लोग कहेंगे कि अव्यय क्या मतलब है? अव्यय का मतलब ये है जिसका किसी शब्द में आगे लग जाने से उसके शब्द में बदलाव हो जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण में आप देख रहे होंगे प्रतिदिन है। ये प्रतिदिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ये रहा पहला दिन और दूसरा शब्द है आपका प्रति जो कि पहले लगा हुआ है और अव्यय है, इसलिए ये शब्द आपका क्या हो गया दोस्तों? अव्ययी भाव समास। ठीक है, और दूसरा शब्द है आपका यथाशक्ति। इसको हम अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह शक्ति भर, यानी यथाशक्ति में शक्ति भर। इसमें भी पहला पद आपको अव्यय है, इसलिए ये आपका अव्ययी भाव समास हुआ। मैं आपको परिभाषा में ही बता चुका हूँ, पहला पद क्या होना चाहिए दोस्तों? अव्यय होना चाहिए। पहला पद आपका अव्यय होना चाहिए। ऐसे रिलेटेड वर्ड को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके तीसरे अगर उदाहरण की ओर चलते हैं तो तीसरा उदाहरण बेरहम है। बेरहम से आपको समास विग्रह करेंगे तो इसका बिना रहम के साथ मतलब कोई रहम नहीं, जिसके पास कोई रहम न हो उसको बेरहम कहते हैं। और इसका पहला वर्ड जो है आपका अव्यय है, इसलिए आपका बेरहम शब्द क्या हुआ दोस्तों? अव्ययी भाव समास। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस अव्ययी भाव को अच्छी तरह समझ भी हो गए होंगे और जान भी गए होंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। दूसरे समास की ओर चलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं, इन सभी भेदों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब उसके पहले हम तत्पुरुष समास को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, बोर्ड पे तत्पुरुष समास के कॉलम में लिखा हुआ है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद, पहला पद नहीं, उत्तर पद माने अंतिम पद क्या होता है? प्रधान में होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो उदाहरण क्या है? रसोई घर। इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, जो रसोई के लिए घर इसका समास विग्रह हुआ, तो इसको उत्तर पद के लिए आपको प्रधानता दी जा रही है, घर के लिए क्या दी जा रही है? प्रधानता दी जा रही है, इसलिए आपका रसोई घर क्या हुआ दोस्तों?
तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के कई भेद हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये लोग आप लोग चिंता ना करिए। अब दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। दूसरा शब्द है नेत्रहीन। इसका समय विग्रह है नेत्र से हीन, माने जिसका आँख न हो, जिसको आँख न हो उसको नेत्रहीन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका उदाहरण है नरोत्तम। नरोत्तम मतलब नर में उत्तम, मतलब नर तो है लेकिन कैसा नर है, उत्तम नर है, इसलिए आपका उत्तर पद प्रधान का दो प्रधान को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका नरोत्तम क्या हो गया दोस्तों, तत्पुरुष समास हो गया। ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरे समास की ओर चलते हैं। यहाँ ये समास इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण, इसमें बहुब्रीहि समास में लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लेकर इसमें कैटेगराइज करने के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन से भरे हुए होते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे चलिए देखते हैं। कर्मधारय समास, इसको समझने के लिए आप पहले इसको परिभाषा को समझें। कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसमें आपका दो बातें होती है, एक विशेषण और दूसरा विशेष। प्रथम पद आपका क्या होता है दोस्तों, इसमें विशेषण होता है। द्वितीय पद क्या होता है दोस्तों, इसमें विशेष होता है। अब विशेषण और विशेष किसे कहते हैं, जैसे विशेषण मतलब उसको जिसकी कोई विशेषता बता रहे हैं। जैसे इंसान है, मनुष्य है, कोई मनुष्य काला है, गोरा है, तो मनुष्य तो है सभी, लेकिन कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो काला गोरा यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, विशेषण, और मनुष्य क्या हो गया, विशेष। उसी तरह इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि विशेषण और विशेष क्या है। ठीक है, जैसे आपको पहले उदाहरण देख रहे हैं नील कमल। अब कमल तो है लेकिन नील कमल कैसा है, नीला है, इसलिए जिसकी विशेष और विशेषण एक दूसरे की विशेषता बताते हैं उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में देख रहे हैं नील कमल है, कमल है विशेष और नील क्या है, विशेषण, इसलिए ये शब्द आपका क्या हो गया दोस्तों, कर्मधारय समास। ठीक है, अब दूसरा शब्द है चंद्रचूड़। इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे चूड़, तो इसमें देखिए आपका कैसा है, चूड़ है लेकिन चंद्र जैसा है। कैसे है, चंद्र जैसा, इसलिए आपको चंद्रचूड़ क्या हो गया दोस्तों, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, आपका तीसरा उदाहरण है महाकाव्य। इसमें भी आप देख सकते हैं महा आपका विशेषण हो गया और काव्य आपका विशेष हो गया। काव्य की विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है कि काव्य तो है लेकिन कैसा काव्य है, महाकाव्य है, महान काव्य है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। मैं ये भी आशा से करता हूँ कि आप इसको भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट समास की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों में एक दूसरे का विपरीत हो। ठीक है, टकराव होता है। जैसे मैं आप लोग को अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझूं तो जैसे झूठ और सच, इन दोनों में टकराव की भावना उत्पन्न हो रही है। और कैसे टकराव की भावना उत्पन्न हो रही है, झूठ है, कोई उसका जस्ट अपोजिट क्या है, सच है। तो झूठ सच मतलब दोनों पद इसमें प्रधान है, एक झूठा है सच्चा है, दोनों की प्रधानता बता रहा है, इसलिए आप झूठ सच को क्या कर सकते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा एक दूसरे का अपोजिट है, टकराव की भावना है और दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, इसलिए अच्छा बुरा भी आपका क्या हो गया दोस्तों, द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह माता पिता में भी है, माता पिता भी उसी को फॉलो करते हैं, तो माता पिता भी आपका क्या हो गया दोस्तों, द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, ये तो रहा द्वंद्व समास। अब आगे दो समास के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास को हम परिभाषा कैसे जानेंगे, इसका पहला पद क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक, संख्या में हो, पहला पद क्या हो, संख्या में हो। संख्या मतलब आप समझ रहे नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसी तरह इसको परिभाषित में हम संख्यावाचक पहला पद समझ सकते हैं। और ये इसको अगर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो चौराहा को अगर हम समझेंगे तो चौराहा मतलब चार राहों का समाहार, जहाँ पर चार राहें आकर मिलती हों उसको चौराहा कहते हैं, यानी कि समाहार समूह कहते हैं, उसी को हम चौराहा कहते हैं। तो इस तरह से इसमें पहला पद आपका संख्यावाचक है, तो आप चौराहा को क्या कह सकते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण आपको नवग्रह है, नवग्रहों का समाहार, इसमें भी 9 शब्द आ रहा है, इसलिए संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, आपका यहाँ नवग्रह द्विगु समास हो गया। दोपहरों का समाहार, दोपहरों का मेल, इसलिए यहाँ पर भी आपका संख्या दर्शा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, दोपहर द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब अपने अंतिम समास की ओर चलते हैं। अंतिम समास एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं से आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन इसको मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्या है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुब्रीहि समास क्या कहते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है,
न फर्स्ट न सेकेंड, न पहला न द्वितीय। इसमें किसी तीसरे पद को प्रधानता देते हैं, किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो एक एक उदाहरण के माध्यम से समझे। 3 उदाहरण दिए हैं, वीड़ा पाड़ी, लंबोदर, दशानन। तो उदाहरण के माध्यम से अगर हम बहुब्रीहि समास के पहले उदाहरण को देखेंगे तो वीड़ा पाड़ी है। इसको समास विग्रह कैसे करेंगे दोस्तों? तो वीड़ा है हाथ में जिसके, मैंने जिसके हाथ में वीड़ा हो, अर्थात किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। तो वीड़ा किसके हाथ में होता है दोस्तों? सरस्वती जी के। तो किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसलिए वीड़ा पाड़ी आपका क्या हो गया दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। दूसरा शब्द है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट होता है, लंबा है उदर जिसका। तो अर्थात किसी तीसरे की ओर आपको इस शब्द में प्रधानता की ओर दिखा रहा है, और दोनों पद इसमें लंबा उदर कोई प्रधान नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर दर्शा रहा है। तो लंबा उदर किसको कहते हैं दोस्तों? तो गणेश जी को कहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। आपका तीसरा शब्द है दशानन। दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर होता है। तो 10 आनंद किसके होते हैं दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं, रावण के होते हैं। सिंपली सी बात है, 10 आनंद किसके होते हैं? 10 सिर किसके होते हैं? रावण के होते हैं। तो इसमें भी किसी तीसरे व्यक्ति की ओर दर्शा रहा है, रावण की ओर दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपका दशानन बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। ये सभी 6 समास को आपको, मुझे आशा है कि आप समझ भी गए होंगे, जान भी गए होंगे, और पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कभी समास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।